हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस बाय सुमित सर। और आपके सामने एक बार मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूं आपके ही क्लास के साथ। साइंस स्पेशल एनसीईआरटी सीरीज वाली ये क्लास है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के कंटेंट के ऊपर टू द पॉइंट लगातार चर्चा करते हैं और ये कंटेंट आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्स में उपयोगी साबित होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस वाले हैं, बीपीएससी वाले हैं, टीआरई 4.0, या फिर यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एसबी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तराखंड टीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जेटीईटी एग्जाम की तैयारी करें। मतलब कोई भी एग्जाम्स आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और साइंस आपको पढ़ना है, तो फिर ये सेशन आप ही के लिए है। और इस सेशन में मेरे साथ आप आगे बढ़िए। आज हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं, देखिए अभी हम एनसीईआरटी क्लास 8 के बुक को डिकोड कर रहे हैं और इस क्रम में चैप्टर नंबर 7 के ऊपर अभी फिलहाल चर्चा चल रही है। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। इसका मतलब है पार्ट 1 ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, जाके जरूर देखिए। और इससे पहले चैप्टर 6 के सारे पार्ट्स, मतलब चैप्टर 6 5 1 से लेकर के 6 तक के सारे पार्ट्स अपलोडेड है। आप जाकर के जरूर देखिए और उससे लाभ जरूर उठाइए। फिलहाल इस सेशन में मेरे साथ आगे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। साइंस बाय सुमित सर ये यूट्यूब चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। और टेलीग्राम चैनल भी यही है, साइंस बाय सुमित सर, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए। और अभी आप मेरे साथ आगे बढ़िए इस टॉपिक के अंतर्गत। पहला पॉइंट आज के डिस्कशन में प्रजाति का है। स्पीसीज किसको कहा जाता है, स्पीसीज का मतलब क्या होता है। देखो, प्रजाति जैसे कोई एक पॉपुलेशन की मैं बात कर लूं, कुत्ते की बात कर लेते हैं, 1 2 5,000 10,000 कुछ भी संख्या ले लो, इस ग्रुप को, इस पॉपुलेशन को समष्टि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समष्टि। यानी कि ये एक पॉपुलेशन है और इसमें सारे जीव एक ही प्रजाति के हैं। यानी अगर ये कुत्ते हैं तो सारे कुत्ते ही हैं और एक ही प्रजाति के। और प्रजाति वो पॉपुलेशन है, वो समूह है, वो जीवों का समूह है जो अपने ही ग्रुप में इंटरब्रीडिंग करने में सक्षम है। दैट मीन्स ये लिखा भी है कि स्पीसीज सजीवों की वो समूह है, समष्टि का वो समूह है, पॉपुलेशन का वो ग्रुप है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम है, इंटरब्रीडिंग करने में सक्षम है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति के साथ, अन्य जाति के साथ नहीं, अन्य जाति को छोड़कर जनन सक्षम संतान उत्पन्न कर सकता है। दैट मीन्स एक प्रजाति, जैसे ये सब प्रजाति एक ही प्रजाति के है ना, तो ये इसके साथ मेल फीमेल का केस होगा, ये इसके साथ संतान उत्पन्न कर सकते हैं अपनी प्रजाति में। कुत्ता का मेल फीमेल का केस होगा, बिल्ली का मेल फीमेल का केस होगा। कुत्ता और बिल्ली अलग अलग प्रजाति होगी तो वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और वैसे भी एक बात हम जानते हैं कि ये आपस में ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं, जनन सक्षम संतान। और एक जाति के सदस्यों के लक्षण सामान्य तौर पर एक जैसे ही होते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो प्रजाति की ये बुनियादी बात हो गई, ठीक है। ओके, स्पीसीज। अगर मैं एक खास टर्म का यहाँ पे जिक्र करूं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, प्रजाति से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ो, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति शब्द का इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजी में इसके लिए ना एक शब्द यूज होता है, एंडेमिक स्पीसीज। पहली बात तो ये कि सीधे सीधे आपसे पूछ देता है कि एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या है, या स्पीसीज का अगर मतलब पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिसमें एक मतलब एक तरीके से एक जाति के जो सदस्य होते हैं वो अपने ही जाति के सदस्यों के साथ एक तरीके से संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, दूसरे जाति के सदस्य के साथ नहीं कर सकते हैं। और एक जाति के सदस्य के लक्षण सिमिलर होते हैं, तो वो प्रजाति की बात हमने अभी की है। लेकिन अगर इस स्पीसीज में एंडेमिक शब्द लग गया तो इसका क्या मतलब होगा, एंडेमिक। अब देखो, इंग्लिश में एंडेमिक है, हिंदी में क्या लिखा है, विशेष क्षेत्रीय। हिंदी के शब्दों से थोड़ा आइडिया भी आपको मिल जाएगा कि इसका शायद मतलब क्या होगा। अगर मैं कहता हूं कुछ प्लांट्स है, मान लो एबीसीडी कुछ भी, और मैं कहता हूं कुछ एनिमल्स भी है, मान लो कुछ भी मान लो, और ये प्लांट्स और एनिमल नेचुरली किसी खास क्षेत्र में पाया जाता है। नेचुरली, कौन सा शब्द मैं बोल रहा हूं,
नेचुरली प्राकृतिक रूप से किसी खास क्षेत्र की ये विशेषता है। तो ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स को हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं या विशेष क्षेत्रीय एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए जंगली आम एक्स नाम के किसी इलाके में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये एक्स यूपी एमपी राजस्थान कहीं भी किसी भी शहर का कोई इलाका हो सकता है। तो जंगली आम है जो आम की एक प्रजाति है मान लो, और ये नेचुरली एक्स इलाके में ही एग्जिस्ट करता है नेचुरली, तो इसको हम एंडेमिक कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये नेचुरली एक्स इलाके में एग्जिस्ट करता है और कोई आपसे पूछे कि क्या ये वाई इलाके में नहीं हो सकता है क्या, अगर ये एमपी के एक खास इलाके में नेचुरली एग्जिस्ट करता है ये, तो क्या ये यूपी या बिहार में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो नेचुरल ना हो। आप यहां से इसको ले जाओ इसके पौधे को और बिहार के किसी गांव में इसको इस आम को लगा दो, तो ये उस लोकल इलाके की पहचान नहीं है, इसको बाहर से कहीं से लाया गया। तो इसको आप इस कैटेगरी के हिसाब से समझिए कि पौधों और जंतुओं की वो स्पीसीज, वो प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अगर मैं कहता हूं कि कोई एक पौधा है या कोई एक जानवर है जो दूसरे इलाके में भी है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से वहां नहीं, कहीं दूसरे इलाके से लाया गया उसको, तो हम उसे एंडेमिक नहीं बोल सकते। किसी विशेष प्रकार का पौधा हो या जंतु हो किसी क्षेत्र अथवा राज्य अथवा देश के किसी विशेष क्षेत्र में रह सकते हैं। जैसे माधव जी का कैरेक्टर आपको पता ही है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझो, एंडेमिक का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इस पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को दिखाकर माधव जी ने बच्चों को बताया कि ये विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण है। इसका मतलब है कि ये जंगली आम और साल, आम नहीं बल्कि जंगली आम और ये साल, ठीक है, ये एंडेमिक स्पीसीज है वनस्पति का। कहां? पचमढ़ी के क्षेत्र में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये साल और जंगली आम आपको किसी दूसरे इलाके में नहीं मिल सकता है, हो ही नहीं सकता है। हो सकता है, यहां से उठा के उसको ले जाओ और वहां उस दूसरे इलाके में उसको लगा दो, तो वो नेचुरल तो नहीं हुआ ना, है ना। उसी तरीके से बाइसन की बात करें, विशाल भारतीय विशाल गिलहरी की बात करें तथा उड़ने वाली गिलहरी की बात करें, तो इस क्षेत्र के क्षेत्र विशेष प्राणी हैं। ये इन इलाकों में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। जंगली आम का चित्र देखो, जंगली आम दूसरे इलाके में अगर होगा तो समझ लेना ये पचमढ़ी से ही लेके गया होगा कोई वहां पे, है ना। या जाइंट स्क्विरल है, ये इस इलाके में रहता है पचमढ़ी इलाके में, तो ये एंडेमिक है यहाँ पे, है ना, विशेष क्षेत्रीय प्राणी है। लेकिन अगर ये मान लो किसी दूसरे इलाके में आपको मिलता है, तो हो सकता है वो नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा उसका, वो उसको वहां से ले गया होगा, वहां पे हमने उसको रख दिया होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हो सकती है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति में प्लांट एनिमल कुछ भी हो सकता है, बस नेचुरली एक खास इलाके से वो जुड़ा हुआ होता है। ये इलाका किसी देश का राज्य हो सकता है, राज्य का कोई खास क्षेत्र हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक टर्म आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको क्या, कैसे हम डिकोड करें? अब जैसे हमने माधव जी की बात की, प्रोफेसर अहमद की बात की, जब हम एनसीईआरटी की बुक को डिकोड करते हैं तो कुछ कैरेक्टर के जरिए चीजों को हमें समझाया जाता है। हमने पहेली की खूब बात की है, हमने बूझों की खूब बात की है। उसी तरीके से एक बार फिर से हमारे सामने वो कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ गए, प्रोफेसर अहमद। अब प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया, या प्रोफेसर अहमद ने बताया, ये एक्चुअली एनसीईआरटी हमें बता रहा है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां वन्य प्राणी यानी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित होते। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब पूछ सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स, बेसिकली एनसीईआरटी एक्सप्लेन्स दैट like reserve forest, wildlife sanctuaries provide protection and suitable living conditions
टू द वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल की बात हो रही, इन्हें हम क्या कहते हैं? वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। प्राणी अभ्यारण्य यानी एनिमल्स की बात हो रही है। अब पुनः माधव जी क्या बताते हैं कि यह अभ्यारण्य है, जो है ना, माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य या सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वो स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना या पकड़ना पूरी तरीके से निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, अपराध हो जाता है। माधव जी फर्दर एक्सप्लेन दैट सैंक्चुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यू कैनॉट डू दिस। ये नियम के विरुद्ध है, और अगर कोई व्यक्ति ये करता हुआ पाया जाता है, सैंक्चुरी में शिकार करता हुआ, तो वो गैर कानूनी माना जाता है और उसको उसके लिए सजा मिलती है, जेल हो जाता है ना। तो दैट इज द केस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक और सवाल है, मे बी इस सवाल का जवाब शायद आपको पहले से पता हो, क्योंकि पिछली क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है, लेकिन इस बच्चे के दिमाग में अगर ये प्रश्न है तो ये प्रश्न हमसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है? द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ याद है आपको? मुझे जहां तक पता है, मैंने इसके बारे में पिछले क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कि जू या बोटेनिकल गार्डन की बात करें, ये आप किसी भी शहर में आर्टिफिशियल तरीके से स्थापित कर सकते हो। जिस शहर में चिड़ियाघर नहीं है उस शहर में चिड़ियाघर बना सकते हो। करना क्या होता है, एक लार्ज एरिया को सिलेक्ट करना होता है, वहां पेड़ पौधे लगाने होते हैं और वहां जानवरों को आर्टिफिशियल तरीके से रखने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा है कि एक्स नाम के शहर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, तो आप सीधे सीधे बना दो उसको, मतलब कहीं से पेड़ पौधे लाओ, वहां पे खास इलाके में रख दो, या कहीं से जानवर उठा के लाओ, यहाँ पे रख दो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो। आई डोंट थिंक सो। आप देखो चिड़ियाघर क्या है, ये लिखा हुआ है, एक कृत्रिम रूप से निर्मित क्षेत्र है जहां दुनिया भर के विभिन्न प्रकार के जानवरों को एग्जीबिशन के मूल उद्देश्य से, लोगों को दिखाने के उद्देश्य से रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, केयरिंग की जाती है। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान है जहां जानवरों को परेशान नहीं किया जाता है, उनकी सुरक्षा जरूर की जाती है, लेकिन लोगों के लिए प्रदर्शनी के तौर पर उनको नहीं रखा जाता है। जू आप जाते हैं जानवरों को देखने के लिए, लेकिन ये वो जगह नहीं है जो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे हमें अलाउ किया जाता है कि जाओ शेर को देखो, चीता को देखो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ जाने इसके नियम कानून होते हैं, खास परमिशन से किसी किसी को जाने को अगर जाने दिया भी जाता है तो उसके पूरे रूल रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन चिड़ियाघर में आमतौर पर कोई भी जा सकता है, उसका अपना सिस्टम होता है और जानवरों को इसी उद्देश्य से रखा जाता है, लोगों को दिखाने के लिए, एग्जीबिशन के लिए। तो डेफिनेटली दोनों में अंतर तो है। ये बात शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जू आर्टिफिशियल एक तरीके से बनाया हुआ एक सिस्टम है। ठीक है, चलो अब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु, देखो क्या लिखा हुआ है, सम थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स। संकटापन्न, जिनके ऊपर खतरा है विलुप्त होने का, संकट में है। अब जैसे ये देखो, काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, ये पूछा जा सकता है एग्जाम्पल देकर के कि किन 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 को हम थ्रेटेंड के कैटेगरी में रख सकते हैं। आपके बुक में जो जो लिखा है कम से कम वो तो पता होना चाहिए। गोल्डन कैट, काले हिरण, ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाले बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित है। मतलब इनके ऊपर खतरा है, इसीलिए इनको वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा। और भारतीय अभ्यारण्यों में ये प्राणी तो आपको मिलेंगे ही, अजगर से लेकर के सुनहरी बिल्ली तक और हाथी से लेकर के हिरन तक, काले हिरन तक, इनके ऊपर खतरा है, शिकार का खतरा है। तो इसलिए इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्ट करने की पूरी व्यवस्था की जाती है ताकि इनके अस्तित्व पे कम से कम खतरा ना हो। तो क्या क्या लिस्ट है वो देख लो, काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाले बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर और गेंडा।
कम से कम 5-6 जीवों का नाम याद रखिएगा। और भारतीय अभ्यारण्य या इंडियन सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उसमें अनूठे दृश्य भूमि यानी लैंडस्केप, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड, ये सब उसमें पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात होगी। थोड़ा सा नेशनल पार्क की बात कर ले, हालांकि पिछली क्लास में भी थोड़ी बहुत बात हुई थी जब मैं इन सब का डिफरेंस आपको बता रहा था, लेकिन इंडिविजुअल यहाँ पे चूंकि बुक में इस तरीके के इनपुट दिए गए हैं तो इन इनपुट्स को डिस्कस करना मैं समझता हूँ जरूरी है। नेशनल पार्क की बात कर ले, ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है। सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा नेशनल पार्क। बच्चे जा रहे थे ना घूमने के लिए, और बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे, मतलब सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान या सतपुरा नेशनल पार्क जाने के लिए उत्सुक थे, और माधव जी उनके साथ थे। तो माधव जी ने उन्हें बताया कि ये जो नेशनल पार्क आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे सतपुरा है, काजीरंगा है, बहुत सारे नेशनल पार्क है भारत में, ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग नेशनल पार्क होते हैं। तो माधव जी ने इन्हें फिर बताया कि ये नेशनल पार्क जो आप यहाँ पे बोर्ड देख रहे हो, ये अंदर जब जाओगे ना तो ये भी एक विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। देखो बेसिक पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं तो यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या था, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर्यावरण के ऑल कंपोनेंट को ध्यान में रखा जाता है। इन्हें नेशनल पार्क कहते हैं। जैसे प्लांट्स को भी यहाँ संरक्षित रखा जाता है, जानवरों को भी संरक्षित रखा जाता है, वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण भी यहाँ पे होता है। फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट एंड एरिया, अगर कोई ऐतिहासिक इमारत, बिल्डिंग उस इलाके में होगी ना, उसका भी संरक्षण यहाँ पे होगा। नेशनल पार्क की यही खासियत है, प्लांट्स, एनिमल्स along with some non-living object also। संस्कृति, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है, ये भी आप याद रख सकते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये एक पॉइंट है। सर्वोत्तम किस्म का टीका या सागौन वन इसी में मिलते हैं। ये दोनों लास्ट के लाइन जो है ना आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं। फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया का सतपुरा, और इंडियन टीक जो है ना इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सागौन के पेड़ जो है ना टीक, ये इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो ये याद रख सकते हो। इसके अलावा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है, शरण स्थल भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है। मतलब द रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। सिर्फ प्लांट एनिमल की बात नहीं होती है, बनावट, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक केंद्र, बिल्डिंग, कुछ ऐसी इस तरीके की चीजें हो तो वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दीज आर प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द जंगल्स। तो ये जो आवास, शरण जैसी चीज चट्टानों के बीच में मौजूद है ना, ये प्री हिस्टोरिक एविडेंस है कि जंगल में कैसे मनुष्य रहते थे और किस तरीके से आदि मानव का अपना जीवन यापन जंगलों में चलता था। कहते हैं चट्टानों के इन मानव आवासों में, जो चट्टानों के ह्यूमन आवास वाले जो सिस्टम है, उसमें कुछ कलाकृतियां भी मिलती है, आर्ट वर्क भी मिलता है कुछ इस तरीके से, उस पर डिजाइन, पेंटिंग जैसा कुछ या स्केच जैसा कुछ मिलता है। पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। मतलब पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ऐसे, ये एनसीईआरटी का इनपुट है कि 55 ऐसी जगहों का पहचान किया जा चुका है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ पे लोग रहते थे चट्टानों के बीच में, वो उस तरीके से उसका डिजाइन है ना। तो नेशनल पार्क में ये भी होता है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य और वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया गया है। और आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। इस बात का प्रमाण है कि इनके पूर्वज या हमारे पूर्वज भी काफी मायनों में जंगल में रहते थे और उनका अपना वो लाइफस्टाइल था। और जो वो शरण स्थल है चट्टानों पे, उनपे जो कुछ चित्रकारी की गई है उसमें शिकार करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए, नृत्य करते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए सिस्टम बताता है कि उनका वो लाइफस्टाइल था। ठीक है जी।
चलो एक आध टर्म की बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे बच्चे थोड़े आगे बढ़ते हैं ना इस विजिट में, उन्हें एक और बोर्ड दिखाई देता है, जैसे सतपुरा उन्होंने देखा है ना, या मान लो कहीं दूसरे नेशनल पार्क जा रहे हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क दिख रहा है, तो अभी एक और बोर्ड उनको दिखाई दिया और उस पर लिखा है ना सतपुरा बाघ आरक्षित क्षेत्र, ठीक है ना। तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान के बदले में अब बाघ आरक्षित क्षेत्र दिखता है। अब माधव जी को ये बताना पड़ेगा कि क्यों है। तो माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु एक प्रोजेक्ट शुरू किया था बहुत पहले, इसे प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना कहा जाता है, और यहाँ पे ये परियोजना लागू है इस नेशनल पार्क में। ये परियोजना लागू है जिसमें बाघों को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। और बाघों को संरक्षित करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसकी संख्या कम हो रही थी, इसके विलुप्त होने के का डर था, है ना। इसीलिए ये बात यहाँ पे बताई गई है कि इस नेशनल पार्क में टाइगर को प्रोटेक्ट करने की पूरी व्यवस्था की जाती है। इस परियोजना का उद्देश्य ही है कि अपने देश में बाघों की सर्वाइवल को बचाए रखना और उसकी संख्या को और कम होने देने से बचाना और उसकी संख्या को बढ़ाना, ताकि उसके अस्तित्व पर खतरा ना हो। क्योंकि खतरा तो था, तभी तो ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो बाघ जो चित्र कहाँ दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है 4-7 अरे बाघ का चित्र तो आप जानते ही हो ना। चलो ठीक है, हम कह सकते हैं कि बाघ उन प्रजातियों में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त हो जा रहे हैं, शिकार के कारण, अलग अलग कारणों से, इंसानी गतिविधियों के कारण। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और इस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर जब से लागू हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये फायदा हुआ है, और बाघों के संरक्षण की दिशा में अच्छा प्रयास है, हम कह सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज द केस। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंस तथा बारहसिंघा भी सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जाती है या होती जा रही है, वे विलुप्त तो हो सकते हैं। अब जंतुओं की संख्या एक थ्रेशोल्ड लिमिट रख दिया गया है। जैसे मान लो कि मैं कहता हूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं कि सपोज मैं कहता हूं जंगली भैंसों की संख्या अगर पूरे इंडिया में 5000, एक एग्जांपल बता रहा हूं, इससे कम हो गया तो वो फिर संकटापन्न की कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि अब ये 5000 से घटते घटते अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो ये और घटेगा, 3000 पे आ जाएगा। कुछ समय होगा ऐसा कि ये 500 पे आ जाएगा और धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए एक थ्रेशोल्ड होता है, और जैसे उस थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाए तो फिर एजेंसी के कान खड़े हो जाते हैं कि भैया आप काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आप भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है और विलुप्त हो सकते हैं, उसको संकटापन्न कैटेगरी में रखा जाता है, इंडेंजर्ड एनिमल्स के कैटेगरी में रखा जाता है। इंडेंजर्ड का मतलब है कि डेंजर में है, अभी खत्म नहीं हुआ है, आप प्रयास करके इनको सरवाइव करवाओ और इनकी संख्या बढ़ाओ। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा हो जाता है। किसी जीव की संख्या शिकार के कारण कम हो सकती है, किसी का नेचुरल हैबिटेट नष्ट हो रहा है, जंगल कट रहा है, उस वजह से हो रहा है। बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, जिसके कारण अगर किसी जीव की संख्या कम हो रही है तो ये गलत बात है, इसको ठीक किया जा सकता है। कोई मान लो कोई प्राकृतिक आपदा हो गया, जंगल में आग लग गया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके कारण बहुत जीवों का नुकसान हुआ, उसमें जंगली भैंस या हाथी का भी नुकसान होगा, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन हम कीमती चीज के लिए हाथी का शिकार करते हैं, हाथी के दांत के लिए हाथी का शिकार करते हैं, शेर को शिकार कर लेते, उसकी संख्या घटा रहे हैं, तो ये तो ग्रीड है ना, फिर ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए फिर अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट चला करके जीवों को संरक्षण किया जाता है एंड इंडेंजर्ड कैटेगरी में उसको आने से रोकने का प्रयास किया जाता है, तो ये याद रखना है। अब एक प्रैक्टिकल प्रश्न इस बच्चे के दिमाग में आया है कि क्या केवल बड़े जंतुओं को भी विलुप्त होने का खतरा है? आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन? विलुप्त मतलब इंडेंजर्ड को अगर नहीं ख्याल रखा जाएगा तो एक्सटिंक्शन में ही तो जाएगा, विलुप्त ही तो हो जाएगा। अब ये बच्ची पूछ रही है कि जो शेर, चीता, हाथी जैसे बड़े जीव है उन्हीं के विलुप्त होने का खतरा है या छोटे जीवों को का भी विलुप्त होने का खतरा है? एक बड़ा टेक्निकल प्रश्न है।
तो इस प्रश्न का जवाब माधव जी बताते हैं। ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है, ये पूछा जा सकता है। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा, देखो वेरी वेरी क्रूशियल है, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। इस बच्चे के दिमाग में जो प्रश्न था उसका जवाब थोड़ा सा माधव जी ने दिया था। इसने पूछा था कि क्या बड़े जंतुओं के विलुप्त होने का खतरा है, क्योंकि उसमें हाथी शेर इन सब की बात, जंगली भैंसे की बात की जा रही है। बट सच तो यह है कि बड़े की तुलना में छोटों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। क्यों? अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू जैसे कंपैरेटिवली छोटे जीवों को बहुत निर्दयता से मार डालते हैं, क्योंकि ये इतना ताकतवर नहीं है और हमें इससे डर भी नहीं लगता है। शेर को मारने के लिए तो बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, है ना। इंसान अगर कुछ करना भी चाहे तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन ये छोटे मेढक, सांप, छिपकली जैसे जीवों के लिए बहुत प्रयास नहीं करने पड़ते, छोटे जीव। और परितंत्र में इनका अपना महत्व है, हम सोचते भी नहीं है, मार देते हैं। तो इसलिए छोटे जीवों के विलुप्त होने का खतरा ज्यादा है। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे, परंतु इकोसिस्टम में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और आहार श्रृंखला अगर गड़बड़ हुआ तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। तो इसका मतलब है बड़े जीवों की तुलना में आप कहेंगे छोटे जीवों के विलुप्त होने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि उसको मारना आसान होता है लोगों के लिए। हालांकि खतरा सब पे है, किसी पे भी हो सकता है। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, मिट्टी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। देखो ये छोटा सा सवाल है, इकोसिस्टम में क्या आता है? इकोसिस्टम में परितंत्र जिसको हम कहते हैं ना, उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी के सिस्टम आते हैं। अगर मैं जीवों की बात करूं तो देखो ये एनिमल है, चिड़िया है, पक्षी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें लाइफ है, तो लिविंग पार्ट है। लेकिन पानी की बात करें, चट्टान की बात करें, ठीक है ना, मिट्टी की बात करें, तो ये मिट्टी, नदी, चट्टान, ये सब नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट है। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट जिसमें लाइफ होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एबायोटिक कंपोनेंट में, अजैविक घटक में मिट्टी हो गया, पानी हो गया, जिसमें लाइफ नहीं होती है। तो इकोसिस्टम दोनों को मिलने से बनता है, ये याद रखिएगा। अब इस बच्चे के दिमाग में एक और प्रश्न है, मुझे आश्चर्य होगा यदि कोई संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड भी हो। क्या कोई रिकॉर्ड होता है? कुछ याद है आपको? आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज। मैं बोलूंगा रिकॉर्ड तो है। आपने IUCN का नाम सुना है? रेड डेटा बुक का नाम सुना है? ये देखो, रेड डेटा बुक पौधों, जानवरों, कवक और किसी विशेष राज्य या देश की कुछ स्थानीय प्रजातियों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का दस्तावेजीकरण है और रिकॉर्डिंग के लिए बनाया गया एक दस्तावेज है। और ये वर्ष 1964 में स्थापित इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN से संबंधित है। यही रेड डेटा बुक का रख रखाव करता है। इसमें कई कैटेगरी होते हैं एनिमल्स के। तो देखो ये जो रेड डेटा बुक है ना, ये रिकॉर्ड से संबंधित है। प्रोफेसर अहमद बच्चों को इसके बारे में बताते हैं कि रेड डेटा बुक के विषय में समझाते हुए बताते हैं कि ये जो पुस्तक है, ये वो पुस्तक है, ये वो किताब है समझो, जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रिकॉर्ड तो है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक है। पौधों के लिए अलग, जंतुओं के लिए अलग, अन्य स्पीसीज के लिए अलग, लेकिन सबके लिए रेड डेटा बुक, ठीक है। और उसमें जो कैटेगरी होता है, ये देखो पूरा सर्वे किया जाता है, पूरा एविडेंस कलेक्ट किया जाता है और उसके आधार पर ये कैटेगरी वो डिसाइड करते हैं एजेंसी। तो जैसे पहला कैटेगरी है NE, नॉट इवेल्युएटेड, मतलब किसी जीव के बारे में, उसके बारे में मूल्यांकन नहीं किया गया कि उसकी संख्या कम हो रही है, बढ़ रही है, क्या है, नहीं है। तो एक कैटेगरी होता है ये इस रेड डेटा बुक में। और ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये आपके NCERT में नहीं, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लीजिए। दूसरा कैटेगरी होता है, हेडिंग होता है कि डेटा डेफिशिएंट, मतलब किसी जीव के बारे में, जंतु के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए जो डेटा चाहिए वो उनके पास नहीं है। तो ये दोनों काम का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जिक्र होता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आता है लीस्ट कंसर्न, मतलब मान लीजिए किसी एनिमल के बारे में
या किसी जीव के बारे में रिकॉर्ड रखा गया और उसका हेडिंग डाल दिया गया है लीस्ट कंसर्न, तो इसका मतलब है टेंशन नहीं लेना है। लीस्ट कंसर्न मतलब चिंता की कोई बात नहीं है। ग्रीन देख रहे हो, ग्रीन का मतलब ये आपको ब्लैक दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन ये ग्रीन है, ठीक है ना। तो ग्रीन जो है ना, ये अपने आप में बताता है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसकी संख्या पर्याप्त है, इसको कोई खतरा नहीं है, लीस्ट कंसर्न। इन दोनों की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इवेल्युएट नहीं किया गया, इसमें डेटा ही काफी नहीं है, लेकिन इसमें इवेल्युएशन भी हुआ, डेटा भी, और नतीजा निकाला गया, टेंशन नहीं, लीस्ट कंसर्न, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उससे थोड़ा ऊपर बढ़ो तो नियर थ्रेटेंड। अभी चिंता यहां भी नहीं है क्योंकि थ्रेटेंड के कैटेगरी में नहीं आया है, बट थोड़ी सी चिंता है, ठीक है। हालांकि ग्रीन ही है ये, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर है। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे ना, खतरा बढ़ता जाएगा एक्सटिंक्शन का, विलुप्त होने का। तो तीसरे नंबर पे कोई दिक्कत नहीं है, चौथे नंबर पे भी कोई दिक्कत नहीं देखा जाए। पांचवें नंबर से टेंशन की शुरुआत हो सकती है क्योंकि यहां पे वल्नरेबल शब्द लिखा हुआ है। दैट मीन्स अगर इधर उधर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो हो सकता है वो वल्नरेबल कैटेगरी का एनिमल इंडेंजर्ड में चला जाए। छठे नंबर पर क्या है? इंडेंजर्ड। तो इंडेंजर्ड का मतलब संकट में, देख रहे हो। और अगर ये थोड़ा और इसकी संख्या कम हो जाए तो ये सातवें नंबर पर क्या लिखा है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये बहुत ज्यादा संकट है, और ये स्थिति तक भी आपने कुछ नहीं किया तो ये जीवों का ग्रुप एक्चुअली में जंगल में समाप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जंगल में खत्म। ये सबसे तो नहीं लेकिन खतरनाक चीज है, जंगल में समाप्त। और जंगल में समाप्त तो हो सकता है सभी जगह से समाप्त, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट। तो कुल मिलाकर के 9 कैटेगरी है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे ना, आप समझ लो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बढ़ता जाएगा। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि खतरनाक किसको कहा जाएगा, थ्रेटेंड किसको कहा जाएगा। तो वल्नरेबल से लेकर के देखो यहां पे बनाया हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक थ्रेटेंड लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इंस्टिंक्ट हो गया तब आप क्या करोगे? जो भी करना है उससे पहले ही आपको प्रयास करना है, चाहे प्रोजेक्ट बनाओ या जो कुछ भी संरक्षण के लिए काम करो। तो रेड डेटा बुक ये आपको बताता रहता है कि किन कैटेगरी के जीवों पे किस तरीके का खतरा है। मान लीजिए रेड डेटा बुक इस साल आपको ये बता रहा है कि बाघ की संख्या वल्नरेबल लेवल पे पहुंच गई, तो पहले ही अलर्ट हो जाओ, इसे इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाने ही मत दो। या मान लो इंडेंजर्ड का दिखा रहा है कि बाघ इंडेंजर्ड में चला गया, तो आगे वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जाएगा और उसके बाद विलुप्त होगा, उससे पहले आप प्रयास करो। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो रेड डेटा बुक इसी संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। IUCN इसका रख रखाव करता है। थोड़ा माइग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं, और वैसे हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रवासी पक्षी है ना, प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। एक देश से लेकर के उड़ते उड़ते ये दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं, एक खास समय तक रहते हैं और फिर वापस वो अपने उसी जोन में चले जाते हैं। इसको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, है ना। वह यहाँ अंडा देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक ठंड के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं रहता। जैसे साइबेरियन पक्षी के बारे में आपने सुना होगा कि हर साल जब साइबेरिया जैसे इलाके में बहुत ठंड हो जाती है ना, तो वो इधर इंडिया की तरफ आते हैं और कुछ समय के बाद फिर ये लौटते हैं जब वहां अनुकूल होता है चीजें। तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। और ये लंबे समय तक उड़ते 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 धीरे धीरे एक दूसरे जोन में पहुंच जाते हैं, हर साल होता है। और फिर कुछ समय तक वो वहां रहते हैं, उसके बाद थोड़ा उधर ओरिजिनल प्लेस पे जब मौसम ठीक होता है तो वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग, ये ऐसा करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए, है ना। तो ये आप कह सकते हैं। कागज की बात कर ले, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद बच्चों को का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वो उन्हें बताते हैं कि जो हम कागज यूज करते हैं ना, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। 17 कंप्लीट डेवलप्ड ट्री जब खत्म होता है तब जाकर के 1 टन कागज आता है। और कागज को हम अगर बर्बाद करते हैं तो समझो हम पेड़ पौधों के साथ क्या अन्याय करते हैं।
अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए जितना संभव हो। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक रिसाइकिल किया जा सकता है, पुनः चक्रण किया जा सकता है। एक बार यूज कर लिया, दोबारा उससे बना दो, फिर दोबारा 5-7 बार किया जा सकता है। ये भी प्रश्न है कि कितनी बार कर सकते हैं, 5 से 7 बार। यदि कोई छात्र दिन में मात्र एक कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। एक छात्र की बात हो रही है, ऐसे करके अगर लाखों छात्र बचत करेंगे तो कितने पेड़ पौधे बचेंगे, सोचो। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए संभव हो तो। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। इसी के साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों के उपयोग में भी कमी आ जाएगी। तो फालतू का कागज ऐसे फेंको मत, बर्बाद मत करो, जितना हो सके उसकी बचत करने का प्रयास करो। ये इस चीज का इस टेक्स्ट का मतलब यही है, तो ठीक बात है। और इसमें दिलचस्प जानकारी है कि कागज को कितनी बार रिसाइकिल किया जा सकता है, 5 से 7 एक प्रश्न है। और वो जो एक डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए लगभग कितने पूर्ण विकसित वृक्षों को काटा जाता है, तो 17 पूर्ण विकसित वृक्षों को काटा जाता है। दिलचस्प डेटा है, ये प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है ना। रिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, वृक्षारोपण, वृक्षों को वापस उगाओ। रिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें, पुनर्वनरोपण जिसको हम कहते हैं, में इसमें क्या होता है, काटे गए वृक्षों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्ष को रोपा जाता है। बस इतनी सी बात है, हालांकि बहुत जरूरी बात है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं, समान प्रजाति के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाना ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वनरोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः भी पुनर्स्थापित हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जैसे पेड़ पौधों के आप कट गया किसी का कारण से, वहां बहुत सारे पेड़ पौधे खत्म हो गया, और वहां अगर आप ऐसे छोड़ दोगे ना, अब वहां बिल्डिंग ही बना लोगे तब तो पेड़ पौधे आने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो हो सकता है धीरे धीरे समय के साथ नेचुरली भी वहां नए पेड़ पौधे उगाए, ऐसा हो सकता है। और अगर आप लगा रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने के लिए जिसको आपने काट दिया था, तो ये तो और अच्छी बात है। तो प्राकृतिक रूप से भी रिफॉरेस्टेशन हो सकता है और मानव द्वारा भी हो सकता है। प्राकृतिक रिफॉरेस्टेशन में मानव गतिविधियों की कोई जगह नहीं, वो अपने आप होता है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं, ये जनरल बात है, हमें पता है। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण का विकल्प ही एकमात्र विकल्प है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। और ये सारे कंजर्वेशन पॉइंट्स और सारे पॉइंट्स के महत्व को हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ प्रश्न करवाऊंगा, उससे पहले एक रिक्वेस्ट उन सभी अभ्यर्थियों को करूंगा जो नए हैं इस चैनल पे और जिन्होंने ये पहली बार ये क्लास देखी है, कृपया अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में क्या होता है, साइड में जो सब्सक्राइब होता है ना, बस ऐसे दबा देना, पैसे वैसे थोड़ी लगते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेंबर्स बढ़ेंगे और फिर मुझे उससे एनर्जी मिलेगी, है ना। इस चैनल के ग्रोथ के लिए ये जरूरी होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर लेना है, कर लिया है तो थैंक यू ले लो, है ना। बाकी टेलीग्राम चैनल भी यही है, इसी में आप जुड़ सकते हो, साइंस बाय सुमित। चलो, एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। जंगली भैंसा एक संकटापन्न स्पीसीज है क्योंकि वाइल्ड बुफेलो इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज, अगर संकटापन्न है तो क्यों है, क्यों इसको कहते हैं? पहला ऑप्शन है कि इसकी संख्या घट रही है शायद इस वजह से, या दूसरा ये विलुप्त हो चुका है। विलुप्त हो चुका है तब तो ये एक्सटिंक्शन में चला जाएगा, ये तो होगा नहीं। अभी विलुप्त नहीं हुआ है, अगर प्रयास नहीं करोगे तो विलुप्त हो जाएगा, इतना तो हम जानते हैं। ये केवल एक विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, तो उसको तो इंडेंजर्ड तो नहीं बोलेंगे ना, उसको तो एंडेमिक बोलते हैं। इसे चोरी छिपे मारने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है, नहीं, इस कारण से इंडेंजर्ड नहीं है, बल्कि इसकी संख्या घट रही है इसलिए इंडेंजर्ड है, और इसीलिए बाकी रोक वोक लगाया जाता है सरकार के द्वारा और संरक्षण के लिए प्रयास किया जाता है।
तो पॉपुलेशन तेजी से कम हो रही है और धीरे धीरे अगर यही होता रहा तो फिर खत्म ही हो जाएगा। एंडेमिक, एंडेमिक स्पीसीज या स्थानिक स्पीसीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक ही सही होगा, 3 तो गलत लिखा हुआ है। तो आप मुझे सोच के बताइए कि कौन सा सही है। एक ही सही है, बाकी सब गलत है। एंडेमिक ये एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती है। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट। ठीक है, क्या ये सही है? या स्थानिक स्पीसीज कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती। क्यों भैया, काट कूट के खत्म कर दो, संकटापन्न तो हो ही सकती है। तो ये गलत है, सही चुनना है। ये केवल चिड़ियाघर और पादप उद्यान में पाए जाते हैं ना, ये हो नहीं सकता। अपने पर्यावास के नष्ट हो जाने का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा किसने बोला? अगर इनका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो जाएगा तो ये भी एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाएंगे, प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट का कैटेगरी है, नेचुरली उस क्षेत्र में ही पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा है, संकटापन्न स्पीसीज के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज? क्या पूछ रहा है कि सही कौन सा नहीं है? मतलब 3 सही है, 1 गलत है। उसकी संख्या प्रबल रूप से घट गई है, देयर नंबर हैज डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली, दैट्स व्हाई इट इज इंडेंजर्ड। हाँ, ये तो सही है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, जो झूठ है वो चुनना है। ठीक है ना, नहीं वाला चुनना है। ये निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर तो गलत वाला चुनना है ना। ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अरे भैया, ये खुद खतरे में है तो अन्य जानवर के लिए खतरा क्या उत्पन्न करेंगे? मुझे लगता है झूठ है। लेकिन आगे देखो, इनके प्राकृतिक पर्यावासों को रक्षित करने की आवश्यकता है। यस, ये सब सही है, ये सही कथन है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो झूठ ये है क्योंकि ये खुद डेंजर में है, इसकी संख्या घट रही है, तो इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, प्रवासी पक्षी वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान सुदूर क्षेत्रों तक उड़ते हैं। ठीक बात है, माइग्रेटरी बर्ड्स। उस अवधि में उनके पर्यावास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उनके इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी है? मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो मजबूरी में यहां से उड़ के दूसरे शहर पहुंचते हैं, मतलब दूसरे देश पहुंच जाते हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस तो होगा ही होगा, बहुत ज्यादा ठंडा अगर हो जाए, लाइफ को सपोर्ट देने के लिए माहौल ही ना हो, है ना। तो ये एक तो रीजन है, मतलब अभी आंसर नहीं बोल रहा हूं, ये है, इतना मुझे पता है। और अगर तीसरा है, तीसरा तो है ही ना, तो एक ही ऑप्शन है। अब देखो यहां से हमें सॉरी, दूसरा, तीसरा नहीं, दूसरा। तो दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें, ये वाला काट देते हैं। ठीक है, सी काट देते हैं। तो अभी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, सो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये है ओवर क्राउडिंग या लैक ऑफ नेस्टिंग एरियाज। ये चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ज्यादा रीजनेबली सही आंसर भी होगा। भोजन की समस्या हो सकती है अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगा तो, है ना। बाकी अधिक भीड़ या घोंसला बनाने के क्षेत्र में कमी, ये सब कोई रीजन नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे है। हमारे देश में खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं, हाँ जी। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर पेड़ बहुत तेजी से काट दोगे खेती के लिए, जमीन प्राप्त करने के लिए, तो पेड़ पौधों के जो जड़ है मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, तो इससे मिट्टी अपरदन की प्रॉब्लम हो सकती है। संरक्षण या ये सब तो नहीं होगा, है ना। तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये इम्पैक्ट डाल सकता है, और यही इसका सही आंसर है। और अगर है तो फिर ये सही है। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न भी हमने कर लिया और आज का ये सेशन डन और चैप्टर भी डन है। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलेंगे। आ जाना टाइम से, अगला वीडियो आपको वही मिलेगा। और सभी लोग इस सेशन को देखो और सबको शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि ये सेशन देखना है। नहीं देखोगे आपकी गलती, मिस कर रहे हो, क्योंकि सारा कंटेंट सबसे सही तरीके से जैसे आपको पढ़ना होता है, टाइम दे करके, इत्मीनान से, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप पढ़ोगे, आपके स्कोर बेहतर होंगे,
आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। और बाकी आप सेशन को लाइक करोगे तो इस चैनल का स्कोर बेहतर होगा। तो लाइक करो ना, शेयर कर सकते हो, करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी करो ना करो चैनल सब्सक्राइब, लाइक करो ना करो, पढ़ाई जरूर करो, डेली करो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।